बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर हो चुकी है। अपनी उस तकरीर में उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की और सबसे ज़्यादा उन्होंने इनकरेज किया है बलूचिस्तान के उन दहशतगर्दों को जो कि पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करते हैं। और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने तकरीर की उसमें जो गद्दार हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो फ़ॉरेन फंडिंग लेते हैं, जो भारत से फंडिंग लेते हैं, जो भारत से पैसे लेकर बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की बात करते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, उनका वो दिफा करते रहे। और उनका ये कहना है कि जिनको गद्दार करार दिया जाता है बलूचिस्तान में, वो गद्दार नहीं है बल्कि वो तो बलूचिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। और आज की वैसे सबसे बड़ी खबर तो इस जलसे की यही है कि जो पहली तकरीर में ही उन्होंने ये ऐलान करवा दिया है कि बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। इसके बाद तो कुछ बाकी रहा ही नहीं है कि कोई शक रहा हो, कोई शुबा रहा हो कि ये PDM की तहरीक बलूचिस्तान के हवाले से क्या चाहती है। और नवाज शरीफ ने लापता अफराद का मामला और दीगर जितने भी मसाइल हैं उन तमाम का जिम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज को करार दिया, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को जिम्मेदार करार दिया। और लापता अफराद की जब वो बात कर रहे थे तो मैं हैरान हो रहा था कि आप भी तो 4 साल वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद शाहिद खलील अब्बासी आपके वज़ीर आज़म रहे आपकी जमात की जानिब से। नून लीग के 5 साल दौर में मुझे बता दें कि लापता अफराद के हवाले से कोई एक हुक्म नवाज शरीफ ने जारी किया हो, कोई एक इकदाम नवाज शरीफ ने किया हो। नवाज शरीफ जो है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए आज वो फ़ौज की मुदाखलत की बात कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने जनरल हहील शरीफ को कॉल करके कहा था, उनकी मिन्नत तरला की थी कि डॉक्टर तारिक कादरी और इमरान खान को बुलाओ और किसी तरह से इस मामले को सॉल्व करवाओ। उस वक्त अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो फ़ौज को इन्वॉल्व कर रहे थे, जनरल हहील शरीफ को इन्वॉल्व किया। और उस वक्त आपको याद है उन्होंने झूठ बोला था कि फ़ौज को हमने नहीं कहा। फिर उसके बाद जनरल आसिम सलीम बाजवा उस वक्त DGI SPR थे, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने हकीकत बताई थी कि जनरल हहील शरीफ को नवाज शरीफ ने कहा। तो ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि एक तरफ फ़ौज को इस्तेमाल करते थे अपने मफादात के लिए और फिर पीठ में छुरा भी घोंपते थे, कहते थे हमने तो नहीं कहा। और फिर वो झूठ भी साबित हो गया था कि इन्होंने ही फ़ौज को कहा था, इन्होंने जनरल हहील शरीफ को कहा था। और इन्होंने अपने दौर में अपनी हुकूमत बचाने के लिए तो जनरल हहील शरीफ को कहा था, लेकिन लापता अफराद के हवाले से एक भी हुक्म नवाज शरीफ ने जारी नहीं किया था। उसके बाद महंगाई के उन्होंने जिक्र किया। महंगाई बिल्कुल वो एक जेन्युइन इशू है और महंगाई उनका इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तो 20 सितंबर को फैसला हो गया था कि फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलानी है। ये 20 सितंबर से भी पहले फैसला हो गया था और इसमें कहीं पे भी जो है वो महंगाई उस वक्त महंगाई तो उसके बाद ये यकम के बाद आके चीज़ें बहुत जो है वो ख़राब होना शुरू हुई। तो 20 तारीख तक महंगाई उस तरह से नहीं थी और 20 तारीख से ये तय हो गया था कि इन्होंने क्या करना है। एक मतलब फिर उन्होंने अपनी उसमें तकरीर में सऊदी अरब का जिक्र किया है। बार बार वो अपनी हर तकरीर में सऊदी अरब का जिक्र कर रहे हैं। जाहिर है ये शकूक शुबात पाए जाते हैं कि इस तहरीक को फंडिंग जो है वो सऊदी अरब कर रहा है, इस तहरीक के पीछे सऊदी अरब है। शहीन सबाई साहब ने जो बात कही कि सऊदी अरब के ज़रिए नवाज शरीफ ने अमेरिका से रब्ता किया और अमेरिका से भी मदद मांगी, तो ये इसकी वजह यही है कि इसलिए वो बार बार सऊदी अरब का जिक्र कर रहे हैं। कैप्टन सफदर के ऊपर उनको बहुत प्यार आ रहा था और कि कैप्टन सफदर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो प्यार कैप्टन सफदर पर नहीं था, वो असल में ये उसको इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फ़ौज के खिलाफ। वरना कैप्टन सफदर साहब का तो आपको पता ही है कि मेरा नहीं ख्याल कि आज तक नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने उन्हें कहीं देखा हो। मैंने उनकी कोई तस्वीर को ख़ास नहीं देखी कि कभी नवाज शरीफ के साथ वो गाड़ी में बैठे हों। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, इक़्तिदार में थे, मुझे याद नहीं है कि उनको कोई वो नवाज शरीफ के साथ उनकी कोई तस्वीरें हों या नवाज शरीफ उनको करीब बिठाया हो या कभी उनको नवाज शरीफ ने इंपॉर्टेंस दी हो, क्योंकि वो माजी की चीज़ें जो होती हैं वो आप माजी का हिस्सा हैं, ज़ाहिर है वो आपको पता ही है सबको। लेकिन और बल्कि मरीम साहबा भी देखें, उनके वो खामिद ज़रूर हैं, लेकिन मरीम साहबा अपने नाम के साथ कैप्टन सफदर का नाम नहीं लगवाती। वो मरीम सफदर ही मरीम नवाज़ कहलाना पसंद करती हैं। बल्कि एक शो में राना सनौला ने बहुत बरहमी का इज़हार किया था उन लोगों पर कि जो मरीम साहबा को मरीम सफदर कहते हैं। उन्होंने कहा था कि मरीम को मरीम सफदर मत कहा करें, मरीम नवाज़ कहा करें। उसके बाद नवाज शरीफ ने फ़ौज के जवानों को फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की, फ़ौज को के सिपह सालार के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की और कारगिल का भी वो उन्होंने वही कारगिल की बातें की कि जो वो भारत का बयानिया है कारगिल के हवाले से, वही उन्होंने भारत का बयानिया दोहरा दिया कारगिल के हवाले से। कारगिल के ज़िम्मेदार उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को ठहराते हुए ये कहा कि पता नहीं वहाँ पे कुछ जवानों के साथ बड़ा जुल्म हुआ था, हथियार उनको नहीं दिए गए थे, उनको शहीद करवाया गया था। ये इल्ज़ाम भी उन्होंने फ़ौज की क़यादत को दिया है। नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर इंतशार हो, फ़ौज के अंदर लड़ाई हो, फ़ौज के अंदर जो एक मुनज़्ज़म सिस्टम है उसके वो जो एक चेन है कमांड की उसको तोड़ा जा सके और कल को खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आए कि फ़ौज के सिपह सालार जो हैं वो हुक्म दें
तो नीचे जवान उस हुक्म को फॉलो करने से इनकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फौज के जवान अपने सिपा सालार की तरफ देखते हैं, सिपा सालार की आंख के इशारे से वो अपने रुख तब्दील कर लेते हैं और उसी सिपा सालार के हुक्म पर वो अगले मोर्चों पर जिम्मेदारी सर अंजाम देते हैं। उन्हीं अगले मोर्चों पर रहकर वो शहादतें देते हैं। आपकी तो हालत यह है कि आपके बच्चे बाहर, आपके सासे बाहर, आपकी जायदादें बाहर, आपका सब कुछ बाहर, और आज भी आपने अपने बेटों को अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपनी बेटी को यहाँ पर गिरवी रखवा कर गए थे इदारों के पास कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं कोई बात नहीं करूँगा, ज़बान बंद रखूँगा और मेरी बेटी यहाँ पर ज़मानत के तौर पर आपके पास रहेगी। बेटों को आप भेजें। फ़ौज के जवान तो ना सिर्फ वहाँ पे अगले मोर्चों पर होते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के कोई भी आर्मी चीफ हो, ईद हो, बकरा ईद हो, कोई इवेंट हो बड़ा, फ़ौज का सिपा सालार ईद जो मनाता है वो सबसे ख़तरनाक मोर्चे पर जाकर मनाता है। उस मोर्चे पर जहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं हमारे जवान, वहाँ उनके साथ जाके हमारा सिपा सालार जो है वो उनके साथ ईद मनाता है, उनके साथ मौजूद होता है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़ा होता है। और यहाँ पे सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ अपनी पूरी पार्टी को जो है वो तबाही और बर्बादी में झोंक रहे हैं और खुद और अपने बच्चों को बेटों को वहाँ पर बिठा रखा है। उसके बाद नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहे थे, लाल मस्जिद और ये वो, लेकिन ये वही परवेज़ मुशर्रफ हैं जिनको बाहर भिजवाने वाले नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत ने उनका नाम ईसीएल से निकाला था। नवाज शरीफ आज लाल मस्जिद उनको याद आ रही है, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त उन्होंने लाल मस्जिद का केस आगे क्यों नहीं बढ़ाया? मुशर्रफ मुल्क में मौजूद थे, आए भी से मुल्क में, तो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को क्यों गिरफ्तार नहीं किया था? नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की थी? आज वो ड्रोन हमलों का जिम्मेदार भी पाकिस्तान के इशारों में फ़ौज को करार दे रहे हैं और वो बलोचों को और पख्तूनों को फ़ौज के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे हालात में जब पहले ही बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो इस तरह से नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद बलोचों को और पख्तूनों को जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाए और एक इंतशार को और जो माहौल है वहाँ पे बलोचिस्तान में उसको ख़राब किया जाए। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर जनरल बाजवा साहब का नाम लिया, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया और उन्होंने मज़ीद इल्ज़ामात लगाए जनरल फैज़ हमीद साहब पर कि आप एक जज के पास गए और आपने एक जज को जाकर कहा कि ये चीज़ें करो, वरना जो है वो हम नवाज शरीफ के खिलाफ जो कर रहे हैं वो सारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ फ़ौज ने क्या करना था? नवाज शरीफ ने खुद जो है वो लंदन जायदादें खरीदी, खुद लंदन में फ्लैट्स खरीदे, खुद यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की, खुद जो है यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर भिजवाया और खुद ही उसके बाद झूठ बोले। उनके बेटे टॉक शोज में कुछ कहते रहे, लंदन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पीटीवी पर खिताब में उन्होंने कुछ कहा, पार्लियामेंट में खिताब से उन्होंने कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कुछ मौक़िफ़ अपनाया। इन तमाम जितने मौक़िफ़ थे उनमें उनके झूठ जो है वो खुलकर सामने आ गए थे। तो फ़ौज ने तो नहीं कहा था ना कि आप असासे और जायदादें बाहर बनाएं, आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, आप लूट मार करें और बाद में सबूत भी आप ना दे सकें। उसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा साहब को कहा कि उन्होंने उनको इलेक्शन जो है वो हरवाया था, तो जब जीते थे तो खुद जीते थे, हारे हैं तो जनरल बाजवा ने हरवाया है। और साथ ही सिंध में कोई धांधली नहीं हुई, जहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ पर कोई धांधली नहीं हुई, बाकी जहाँ पे नून लीग हारी है वहाँ पर ज़रूर धांधली हुई है। और हैरानकुन तौर पर यह भी है कि ये जो स्टेज पे मौजूद हैं कई जो है इनकी आपस में जमातों ने एक दूसरे को हराया हुआ है, तो फिर वहाँ पे भी तो धांधली हुई होगी, जहाँ पे जो है वो JUIF के नुमाइंदे ने पीपल्स पार्टी को हराया है, पीपल्स पार्टी वाले ने JUIF वाले को हराया है। तो ये फिर ये कैसे मतलब कि धांधली हुई है और एक दूसरे को ये हराते रहे उन हलकों के अंदर, कई हलकों के अंदर। काजी फाइसा का एक बार फिर नवाज शरीफ ने दिफा किया है और काजी फाइसा का कहा, उन्होंने कहा कि जो है ना वो काजी फाइसा के खिलाफ गलत रेफरेंस बनाया गया क्योंकि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फैज़ाबाद धरने केस में हुक्म जारी किया था, तो उनको पता होना चाहिए कि कोई नाम लेकर कोई डायरेक्शन नहीं थी DGISI के खिलाफ, अगर कोई थी तो वो डायरेक्ट लिख देते काजी फाइसा साहब, लेकिन डायरेक्ट कोई डायरेक्शन जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर नहीं की गई थी। ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर दें। ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी नून लीग के इतना उनकी वाबस्तगी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ब्यूरोक्रेसी की, वो पहले ही हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी उस तरह से इस हुकूमत के साथ नहीं चल रही या चलना नहीं चाहती। उसके बाद उन्होंने सिंध पुलिस की बहुत तारीफ़ की कि सिंध की पुलिस जिस तरह से जो है उन्होंने वो कहते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, रेंजर्स के खिलाफ खड़ी हुई है, तो उस पर उन्होंने सिंध पुलिस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ये उनकी तकरीर का अहवाल है। कुछ चीज़ें उनकी तकरीर में मिसिंग थी, उन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।